आप सबको नमस्ते। एंड ह्यूज वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम नीरज त्रिवेदी है और मैं पुणे शहर में रहता हूँ। और एक एनजीओ है बीएमटी सपोर्ट फाउंडेशन नामक एनजीओ। तो हम लोगों ने उसकी स्थापना की थी 2020 में। और तब से करीब 4.5 साल से हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। बीएमटी जो सपोर्ट फाउंडेशन है वो सिर्फ सिर्फ ये स्टेम सेल रिलेटेड काम नहीं करता। मतलब हम लोगों ने बीएमटी का डेफिनेशन थोड़ा अलग किया है, जहाँ पे बी फॉर ऑल ब्लड कैंसर्स। तो आपका जैसे लुकेमिया आ गया, लिम्फोमा आ गया, माइलोमा आ गया, तो वो सब पे हम काम करते हैं। फिर आपका मैरो रिलेटेड डिसऑर्डर्स, एप्लास्टिक एनीमिया है, सिकल सेल है, थैलेसीमिया है, तो उस सब पे काम करते हैं। और जो टी है वो ट्रांसप्लांट है, जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट कहते हैं। और आजकल नया नया थेरेपी निकला है, जैसे कार टी थेरेपी और जो अलग जो टी सेल थेरेपी है, तो हम लोग उस पे काम करते हैं। और और हम लोगों ने एक जो लोगो आप देख रहे हैं स्वस्ति अस्तु जो साइड में दिखा है, जो मेरी स्क्रीन में, तो स्वस्ति अस्तु हम लोगों ने एक ऑनलाइन कम्युनिटी बनाई है। और ये स्वस्ति अस्तु में ऑनलाइन कम्युनिटी इसलिए बनाई है ताकि हम पेशेंट्स, फिर उनके केयर गिवर्स, फिर डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स, सो आज आज जो जुड़ी है करिश्मा जी, तो वैसे लोग जिन्होंने ये जर्नी ऑलरेडी कर चुके हैं, उन सब के लिए एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया जाए ताकि आपको कोई भी प्रश्न हो, आपको कोई भी पूछना हो, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, बुकलेट चाहिए, एक ही जगह पे आपको सब चीज मिल जाएगा। तो यही हमारा ध्येय है और इस पे हम काम कर रहे हैं। आज का जो वार्तालाप है वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में रहेगा। हमारे साथ जुड़ी हैं करिश्मा जी। सो वेलकम करिश्मा ऑन द कॉल। Thank you. एंड थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग दिस इनवाइट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस। मैं Thank मैं करिश्मा जी का एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ और फिर हम हैंड ओवर करेंगे उनको उनकी कहानी शेयर करने के लिए। सो अनफॉर्चुनेटली मुझे मालूम नहीं था, तो ये इंट्रोडक्शन पूरा इंग्लिश में होगा, मुझे आप लोग पहले से माफ कर दीजिए। या सो करिश्मा इज अ compassionate warrior who we would like to address her with. Her journey with a 2.5-year-old child being detected with a rare childhood cancer, and how she put every ounce of her being to bring her child back to the dance to the tune again. तो ये मैं आपके लिए थोड़ा ट्रांसलेट कर रहा हूँ कि इनकी 2.5 साल की बच्ची थी जिनको डिटेक्ट हुआ था न्यूरोब्लास्टोमा। और ये न्यूरोब्लास्टोमा डिटेक्ट होने के बाद आज अभी ये लड़की 5 साल की है। तो उनकी 2.5 साल की जर्नी में उनके ट्रीटमेंट दरमियान क्या क्या हुआ, कैसे कैसे उनको चैलेंजेस फेस हुए, और वो एक माँ, एकदम सशक्त माँ बन के कैसे रही, और और उन्होंने जो जो चीज उनके सामने आती रही उनको कैसे सॉल्व करते रहे। तो बहुत रेयर टाइप का कैंसर होता है न्यूरोब्लास्टोमा, तो उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और इन्होंने पूरा एक वो मुहिम शुरू किया है पूरे भारत देश में। एक वो फेसबुक पेज है जिसको न्यूरोब्लास्टोमा इंडिया के नाम से उन्होंने शुरू किया है। और जितने भी पेरेंट्स, ये बच्चों को अगर न्यूरोब्लास्टोमा होता है या आपकी नज़र में कहीं आता है या मालूम पड़ता है, तो प्लीज़ ये फेसबुक ग्रुप से कनेक्ट कर लीजिए न्यूरोब्लास्टोमा का। थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन में दूंगा। करिश्मा जी खुद एक एमबीए ग्रेजुएट है एसपी जैन इंस्टीट्यूट, अपना मुंबई से। एसपी जैन जो है वो हम लोग जैसे फाइनेंस में बोलते हैं कि आईआईएम अहमदाबाद में मिल गया तो एकदम जैसे तो वो आईआईएम अहमदाबाद की कैटेगरी का एमबीए जैसे माना जाता है। एसपी जैन बहुत ही बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे उन्होंने फाइनेंस में एमबीए किया। और उन्होंने एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी काम किया है। और वो ट्रस्टी रह चुके हैं और अभी भी बहुत एक्टिवली काम कर रही है। जो जो लोग चाइल्डहुड कैंसर के साथ जुड़े हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वो बहुत ही नज़दीक से काम कर रही है। और आगे जाके भी उनका ये इरादा है कि हम ये पूरी सिस्टम को सशक्त कैसे बनाएं, स्ट्रेंथन कैसे करें, और ये हम लोग लोगों को एम्पावर कैसे करें, राइट इंफॉर्मेशन से, राइट डायग्नोसिस से, राइट ट्रीटमेंट से। तो इसलिए ये काम वो अभी आगे लेके जा रही है। या
मैं और एक बार आपको अपील करूं कि आप अगर अपना वीडियो नेक्स्ट 15 मिनट तक अगर स्टॉप कर दें तो अच्छा रहेगा। मतलब हमें कोई मूवमेंट नहीं दिखेगा पीछे, और हम एकदम एक एक तार से उनकी बातें सुन सकेंगे, करिश्मा जी की। तो हम लोग यहाँ बैकएंड से आपका वीडियो ऑफ कर रहे हैं, प्लीज चिंता मत कीजिए। आप लोग ऑनलाइन ही है हमारे साथ, अगर हमारी आवाज आ रही है तो आपके साथ, ठीक है। तो हम लोग बैकएंड से वीडियो ऑफ करके अभी नाउ वी विल हैंड इट ओवर टू करिश्मा। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वेलकम करिश्मा, एंड दिस इज ट्रूली एन ऑनर to have you. I think we've been wanting to have this call for over 6 months now. And finally, I think our karma has ripened at the BMT Support Foundation for having you on the call. So, really a warm welcome to you. Thank you. I would now hand over the stage to you for sharing. You can take, easily a good 10-15 minutes to share your personal journey, and I think the journey with your daughter Diara. And how is the journey was. So if you could kind of do that with a mix of flair of Hindi English, I think that would be phenomenal. I will attempt to do that. Thank you. नमस्ते आप सबको। मेरा नाम करिश्मा है। मैं मुंबई में रहती हूँ। मई 2022 में मेरी बच्ची जब 2.5 साल की थी, सडनली एक दिन जब वो उठी, उसने बस बोला कि मेरी लेफ्ट टांग दुख रही है। उस रात ही बुखार भी आया, समझ नहीं आया। हमको लगा चलो बच्चा शायद किधर इधर उधर गिर गया होगा तो उसके वजह से है, तो हमने कुछ ज्यादा नहीं उसके बारे में सोचा। अगले दिन वापस उसने बोला तो हम डॉक्टर के पास लेके गए। और हमने बोला कि बहुत कंप्लेन कर रही है और अभी बुखार भी आ रहा है, 99 100 तक बुखार भी जा रहा है। तो एक पेन किलर हमें मिला, जिससे उसको कुछ राह मिली। लेकिन वो सीधी नहीं चल पा रही थी। वो थोड़ा लिंपिंग जो बोलते हैं, झुक झुक के चल रही थी, पर फिर भी कोशिश करती थी चलने का। वो लोकल पीडियाट्रिशियन ने उसका अल्ट्रासाउंड भी करवाया, उसका हिप का कि इधर कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो वो अल्ट्रासाउंड में लेफ्ट साइड पे दिखा कि कुछ फ्लूइड जमा हुआ है। तो उन्होंने बोला इससे आप एक और स्ट्रॉन्ग पेन किलर लीजिए, वो हमें दिया गया। ये सब 14 अप्रैल, मेरा हर दिन याद आता है, आपको भी हर दिन याद आता होगा। 14 अप्रैल को ये सब शुरू हुआ। ये लेके ये डॉक्टर से हमको, एक ऑर्थोपीडिक डॉक्टर से भी, कि ये इसका टांग में क्यों दुख रहा है, वहां पे भी गए। फिर इसके हीमोग्लोबिन और सारे ब्लड टेस्ट हुए। इसके पहले हमारी बच्ची कोविड के 6 महीना पहले पैदा हुई थी। तो कोविड के दौरान 2 साल हमने इसका हर मतलब माइलस्टोन जो बोलते हैं, इसका जमीन में पैर रखना, खाना पीना, खेलना, सब हमने देखा। तो साढ़े और उस दौरान बच्ची को कुछ कभी भी कुछ नहीं हुआ, कोविड भी टचवुड नहीं हुआ। तो हमें पहली बार दिखाई दिया कि उसका हीमोग्लोबिन 6.5 के आसपास है। फिर वहां से उन्होंने हमको और ये डॉक्टर हमारे जाने पहचाने वाले नहीं थे, पर हम गए थे क्योंकि काफी बस लोकल पीडियाट्रिशियन थे। तो शायद उनकी बुद्धि चल गई, उनको लग रहा था कि कुछ होगा। तो उन्होंने हमको सेकंड ओपिनियन के लिए दूसरे पीडियाट्रिशियन के पास भेजा। हम जब वो पीडियाट्रिशियन के पास गए, उन्होंने बच्ची का एग्जामिनेशन किया और बोला और ये वापस और ये टेस्ट है वो करवाइए। उसी शाम हमें बोला गया। तो हमने बोला कि ठीक है, हम हमारे घर से वो डॉक्टर 30-40 किलोमीटर की दूरी पे थे। तो हमने बोला कि हम घर के पास वाले लैब में कराते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, आप जो हॉस्पिटल में मैं काम करता हूँ वहां ही कराइए। तो हमने बोला चलो ठीक है। तो तुरंत वही शाम टेस्ट भी करवाए। अगले दिन सारे रिपोर्ट्स के साथ डॉक्टर के पास गए। और पहले दिन जब हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि सिर्फ रिपोर्ट्स के साथ आना, बच्ची को मत लेके आना। तो हमारे पास घर में बच्ची का ख्याल मेरे हस्बैंड के अलावा कोई है नहीं, तो बच्ची भी हमारे साथ थी। तो डॉक्टर ने रिपोर्ट देखा, बोला कि ठीक है, ये सब तो ठीक है,
वापस 15 दिन में आप रिपोर्ट्स रिपीट करवाइए, वापस दोहराइए। लेकिन उस सुबह को हमारी बच्ची जो खुद हाथ से खाना खाती थी, उस दिन उसका हाथ नहीं उठा जा रहा था। तो मेरे हस्बैंड ऑफिस में थे, मैंने उनको बोला कि देखो ये नहीं हो रहा है। तो उन्होंने डॉक्टर के सामने ये बात रखी कि आज वो जो लेफ्ट पैर में दुख दुख उसको दुख रहा है, अभी उसको राइट हैंड में दुख रहा है। तो डॉक्टर ने बोला, ओ अच्छा, शायद इसीलिए आपकी डॉक्टर ने आपको मेरे पास भेजा है। और हैरानियत की बात है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें थोड़ा तो अवेयरनेस होता है, पर हमें तब नहीं पता, हमने उसका बोर्ड भी नहीं पढ़ा कि हम एक्चुअली एक पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट के कैबिन में बैठे थे। मतलब सोचिए, हमें भी नहीं पता था उस टाइम। तो उन्होंने बोला सीधा कि आप एडमिट कराइए इसको तुरंत। बच्ची बहुत पेन में थी, उसको अगर आप उठाते थे उसकी पीठ दुखती थी, कंटिन्यूसली रो रही थी। और मेरे हस्बैंड के पास ही उसको बैठना था, मतलब वो किसी के पास भी नहीं जा रही थी, पैर नीचे नहीं रख रही थी, खाना नहीं खा रही थी। तो हमने उस टाइम जो डॉक्टर ने बोला, हमने जाके उसको एडमिट कर दिया तुरंत। अगले दिन उसका बायोप्सी हुआ। देखिए, हमारे फैमिली में दोनों साइड से कैंसर नहीं है, तो ना हमारे कोई दोस्त है जिसके बच्चे को कैंसर। तो हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम वो एक बुखार जो 2 हफ्ते पहले शुरू हुआ था, कैसे इतना बड़ा हो रहा है, इतनी बड़ी बात। तो हम उसकी बायोप्सी हुई, फिर उसके दूसरे भी टेस्ट हुए। वो 1 हफ्ता हॉस्पिटल में थे, और इसके पहले हमारी बच्ची ने कभी हॉस्पिटल में कदम नहीं रखा था। अगर डॉक्टर के पास भी जाती थी, वो सिर्फ अपने वैक्सीनेशन के लिए जाती थी। मतलब टच वो बच्ची एकदम ठीक थी उसके उस दिन से पहले से। तो उसको एडमिट किया, सारे ये टेस्ट होने लगे, समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। और बच्ची को बहुत बहुत मतलब इरिटेशन था, दुख, मतलब उसको बॉडी दुख रही थी, दवाइयां उसकी इतनी चल रही थी, हमें भी समझ नहीं आ रहा था। फिर जब रिपोर्ट्स आने लगे तो हमने डॉक्टर ने बोला शायद यही उसका डायग्नोसिस होगा। तो हमने हर माँ बाप के लिए जब ये होता है, तो आप तो पहले शॉक में चले जाते हो। और मेरा डॉक्टर से पहला सवाल था कि क्या मेरी बच्ची जिएगी कि नहीं, ये मेरा पहला सवाल था उनसे। और उन्होंने सीधा मुझे बोला कि उसको ट्रीटमेंट शुरू कर दो, 1-2 हफ्ते के बाद पता चलेगा। तभी समहाउ ये पता चलेगा वर्ड मुझे पसंद नहीं आया, समझ नहीं आया, जो भी बोल लो, पर मेरे लिए ये वर्ड सेटिस्फैक्टरी नहीं था। तो हमने फिर भी जो डॉक्टर बोलते गए वो 1 हफ्ता हम कर रहे थे। पर उसके जो बेसिक रिपोर्ट्स आए थे, जब बायोप्सी का रिपोर्ट आया, तो हम इतने लोगों को तो नहीं जानते हैं, पर मतलब हालांकि ये लोग मेडिकल में भी नहीं है, पर मैंने उसकी रिपोर्ट भेजी और मैंने बस भगवान को बोला कि मुझे कुछ राह दिखाओ, क्योंकि हम एकदम गुमराह है, हमें नहीं पता क्या हो रहा है हमारी बच्ची के साथ। और हमने बोला, और हमारी बेबी बच्ची का नाम दियारा है। दिया, जो आप दिया जलाते हैं, दियारा का मतलब होता है दिया से जो जो रोशनी आती है उससे भी बढ़कर। हम बस बोलते थे कि भगवान प्लीज वो राह दिखा दे, हम जो आप बोलोगे हम करेंगे, लेकिन आप राह तो दिखाओ, क्योंकि अभी तो हमको पता भी नहीं क्या करना है। और एक माँ का भी क्या बोलते हैं ना इंग्लिश में, 6, 7, 8वां सेंस होता है कि आ, यहाँ पे कुछ होने नहीं वाला है, कुछ करना पड़ेगा इसके बारे में। तो हमने कुछ लोगों को उसकी रिपोर्ट भेजी और बोला कि आप दिशा दिखाइए, क्योंकि हमें नहीं पता हमें कहाँ जाना है। और उस टाइम फिर काफी लोगों ने हमें बोला कि आप टाटा जाइए, और 2 बच्चों के स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है मुंबई में, वहां जाइए। तो जब बच्ची का हो रहा था, और मेरी बच्ची का जो पेट स्कैन था जो हमारे बच्चे करते हैं,
उधर भी उनको समझ में नहीं आ रहा था कि बच्ची का ट्यूमर है कहाँ, क्योंकि जो न्यूरोब्लास्टोमा है, अनलाइक ब्लड कैंसर, उसमें एक्चुअल सॉलिड ट्यूमर होता है। तो वो भी नहीं पकड़ में आ रहा था किधर है। तो फिर ये हॉस्पिटल, हमें दूसरे हॉस्पिटल भी भेजा कि ये बड़ी मशीन है, वहां पे करवाओ टेस्ट। वहां पे तो वो 10 दिन हम सिर्फ यहाँ से वहां भाग रहे थे कि हो क्या रहा है। जब रिपोर्ट्स आने लगी तो हम, बच्ची हॉस्पिटल में ही थी, हम घर नहीं लेके आए थे उसको। उसकी रिपोर्ट लेके हम टाटा गए, और टाटा में हम उनके डिपार्टमेंट जो सॉलिड ट्यूमर के लिए होते हैं उनसे हम मिले। उनके डॉक्टर ने हमें समझाया कि अच्छा ट्रीटमेंट इतना होगा, ये होगा ट्रीटमेंट में, इतना दौरा, इतना मतलब इतने महीनों के लिए चलेगा या साल के लिए चलेगा, इतने पैसे लगेंगे। पर मेरा, जब वो मुझे, और ये डॉक्टर ने मुझे मेरे जो सारे सवाल थे उनका मतलब जवाब देते गए बहुत बहुत शांति से, मतलब, और पेशेंट भी मुझे जवाब दे रहे थे। मैंने बस उनको एक पूछा, तो ये सब तो ठीक है, हम ये भी कर लेंगे, पर आप मुझे बताओ कि मेरी बच्ची ये ट्रीटमेंट सह पाएगी कि नहीं। क्योंकि आप मानो या ना मानो, लेकिन मेरे हिसाब से जो वर्ड कैंसर है वो हमारे देश में ये जो फिल्मों ने और सब यहाँ बहुत ग्लैमराइज करते हैं, तो इमिजिएटली पहला पहला जो आता है तो वो अंत ही समझ में आता है। ये नहीं कि होप नहीं, होप नहीं समझ में आता है तभी, कि होप भी एक चीज है, लेकिन ये डॉक्टर ने हमें होप दिया और हमें बोला कि इतना, इतने दौरान तक ये ट्रीटमेंट चलेगी। हमारा एक ही सवाल था तभी कि ये बच्ची सह पाएगी, तो तभी उसने हमें बोला कि देखो, बच्चे बड़ों से ज्यादा सहनशील होते हैं। बड़े क्योंकि छोटे आज आज में रहते हैं, वो कल के बारे में नहीं सोचते हैं, वो आज की खुशी देखते हैं, आज के दुख देखते हैं। तो उससे हमें थोड़ा मतलब रिलीफ मिला कि अच्छा ठीक है, शायद हमारी बेटी सहन पाएगी। हमने तुरंत उसको, जब ये डॉक्टर ने बोला कि इसका डायग्नोसिस मोस्ट लाइकली यही है, तो फिर हमने उनको बोला कि आप कभी ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हो, क्योंकि तभी, हालांकि इतने इमोशंस होते हैं आपके दिमाग में, पर आपको पता है कि आपका बच्चा इतना डिस्कम्फर्ट, इतना मतलब पेन में है कि आपको वो सारे इमोशंस एक साइड पे रख के बच्चे के लिए क्या ठीक है आपको वही करना है। तो हमने तुरंत इसको शिफ्ट किया और इसका अगले दिन से कीमोथेरेपी शुरू हुआ। पहला साइकिल जब लगा, बच्ची ने 4-5 घंटे, पहले तो पता भी नहीं था कि कीमो होता क्या है, मतलब मेरे दिमाग में तो इतना वो फिल्मों की पिक्चर थी, वो सब याद आ रही थी, सब मुझे आ रहा था मेरे जहन में। लेकिन फिर ये हुआ कि जब वो कीमो एक बैग में आया, उन्होंने टंगाया, बच्ची को लगाया, तब मुझे समझ में आया कि अच्छा चलो। और जब कीमो हो रहा था तो हमारे परिवार वालों ने बोला जब शुरू होगा प्लीज मैसेज करना, ताकि हम सब उसके लिए प्रार्थना करेंगे। तो परिवार भी प्रार्थना कर रहे थे उसके लिए। और वो फर्स्ट साइकिल के 6 घंटों के बाद सडनली हमारी बच्ची बिस्तर पे खड़े होके सर दीवार पे पटक रही थी। ये बच्ची उस दिन के पहले हमने ना कभी उसमें गुस्सा, ना कभी हमने उसमें इतना रोनापन कभी भी देखा था। तो वो टाइम जब उसको ऐसे देखा, हम इतने हैरान हो गए। मैं तो रूम के बाहर ही आके बहुत रो पड़ी। तब तक मैं फिर भी ठीक थी, लेकिन उस टाइम के बाद रो पड़ी। नर्सेज अंदर गई उसको कंट्रोल करने के लिए, उसके पापा थे कंट्रोल करने के लिए, पर तभी समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा। लेकिन वो साइकिल हो गया। ऐसे उसको 8 कीमो के साइकिल लगे। फिर उसका वापस बायोप्सी हुआ, बोन मैरो का एस्पिरेशन रिपोर्ट भी आया, बोला बच्चे ने मतलब कीमो को रिस्पॉन्ड किया है। अभी अगला स्टेप बताएंगे कि उसको सर्जरी, क्योंकि ट्यूमर है तो सर्जरी करनी है कि नहीं करनी है, तो वो टाटा में जो जॉइंट मीटिंग करते हैं उस हिसाब से उन्होंने हमें बताया अगले स्टेप्स। फिर वो हुआ। और ये पूरे टाइम आई थिंक हमें
हम उस टाइम ना, जब शुरू होता है कैंसर का ट्रीटमेंट, पहले कुछ महीने तो आप एकदम इतने आप हिल जाते हो, क्योंकि आपकी पूरी दुनिया ही अलग हो जाती है। मतलब घर, हॉस्पिटल, या जिधर भी आप रह रहे हो, अकोमोडेशन, हॉस्पिटल, घर से, हॉस्पिटल से आना, बच्चे को वो मेडिकेटेड बाथ में बिठाना, कपड़े सारे डेटॉल से धोना, खाना फ्रेश होना चाहिए, जो भी फॉर्मूला है या जो भी डाइटिशियन ने बोला है वो फॉलो करना है, दवाइयां देनी है, इंजेक्शन लगनी है वाइट ब्लड सेल के लिए। मतलब पूरी दुनिया ही अलग हो जाती है। जो हम नॉर्मल नॉर्मल लाइफ बोलते हैं, हम कितना टेक इट फॉर ग्रांटेड हो जा करते हैं। पूरी पूरा दिन, मतलब पूरी लाइफ ही हिल जाती है तभी। तो वो पहले तो 3-4 महीने उसी में जा रहे थे। फिर जब, तो वो एक्सेप्टेंस और क्या करना है, और सेम टाइम डॉक्टर आपको बोले कि देखो, अगर उसने कीमो में रिस्पॉन्ड नहीं किया तो ये होगा नेक्स्ट स्टेप, या ये होगा, ये हॉस्पिटल में शायद आपको ये ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी, आपको दूसरे हॉस्पिटल में जाना है, और ट्रीटमेंट का कॉस्ट इतना होगा। तो इतनी सारी बातें होती है तभी तो, यू नो, आई थिंक जब शांत होते हैं तब इमोशंस याद आते हैं, लेकिन उस टाइम ज्यादा टाइम नहीं मिलता इमोशंस को कुछ भी प्रोसेस करने का। और एक और बात हुई कि बच्चा हमेशा पूछ, सब लोग डॉक्टर या सब लोग आपके परिवार में फोन करेंगे या कोई, बच्चा कैसा है, ठीक है बच्चा है, पर कोई ये नहीं पूछता आप कैसे हो, आप ठीक हो, आपने खाना खाया, आपकी तबीयत कैसी है। तो जैसे नीरज जी ने, मैं थोड़ा आगे के बारे में भी बता रही हूँ, पर जैसे नीरज जी ने आपको मेंशन किया कि ये जो फेसबुक ग्रुप मैंने और एक दूसरे माँ ने शुरू किया 1-1.5 साल पहले, वही मकसद से कि कभी किसी माँ बाप को कोई भी कैंसर का ट्रीटमेंट हो, आप इस जर्नी में अकेले नहीं हो। ऐसे आपके साथ दूसरे भी माँ बाप जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप दूसरे माँ बाप, आपके दूसरे आपके भाई बहन होंगे, अगर वो भी माँ बाप है, उनसे भी बताओगे आज बच्चे ने ये, उनको इतनी समझ नहीं आएगी क्योंकि वो इस जर्नी पे नहीं है। तो लेकिन हम और आप है इस जर्नी में। तो जो माँ बाप हम ये ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, आज भी एक फोन का होता है, कल भी एक माँ का फोन आया था, क्योंकि आज उसकी बच्ची बीएमटी के लिए एडमिट हो रही है, और वो रो पड़ी फोन पे कि मुझे पता नहीं है मैं कैसे सह पाऊंगी, तो मैं क्या याद रखूं। चलो डॉक्टर ने बोलता ये दवाइयाँ लगेगी उसको, बोला बच्चे के लिए टॉयज लेके आओ, ये सब लेके, पर मैं कैसे अपने अपने आप को कंट्रोल में रखूं। तो हमारी 1-1.5 घंटा बात सिर्फ उस पे थी, जिसपे उन्होंने अपना पूरा एक्सप्रेस किया, और उसकी भी जरूरत है। तो वही मकसद से ये फेसबुक ग्रुप शुरू किया। लेकिन बच्ची ने फिर बीएमटी ट्रीटमेंट लिया, ऑटोलोगस, क्योंकि ये न्यूरोब्लास्टोमा में ऑटोलोगस खुद के स्टेम सेल्स लगते हैं हाई डोज कीमोथेरेपी के बाद। तो हाई डोज कीमोथेरेपी हुआ, स्टेम सेल का ट्रांसप्लांट हुआ, और फिर बच्ची 4 हफ्ता हॉस्पिटल में थी। जिस दिन आई उस दिन वो 3 साल की, उसका तीसरा साल का बर्थडे था। भगवान कैसे चमत्कार करते हैं, मतलब हम घर आ गए उस दिन। और फिर उसके इम्यूनोथेरेपी ट्रीटमेंट भी लगी और 5 महीने। तो मई पिछले साल उसकी ट्रीटमेंट खत्म हुई, उसके बाद उसके स्कैन हुए, और आज अभी बच्ची का 1.5 साल हुआ है जब से वो रेमिशन, जो बोलते हैं रेमिशन में है। लेकिन जैसे हम और मेरे हस्बैंड विकास मानते हैं कि हमारे लिए हर दिन उसके साथ कीमती है, और हम कभी भी कोई भी दिन छोटा नहीं है हमारे लिए। सब, हर दिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। 2 दिन पहले वो 5 साल की हुई। हम जब एक दूसरे से बात कर रहे थे, जब हम सुबह उठे थे, हमने भगवान से बस प्रार्थना किया, और जो भी हमारे बड़े और जिसने भी हमें ट्रीटमेंट में सपोर्ट किया उनको थैंक यू बोला कि हमें ये दिन आपने दिखाया। क्योंकि जब मई 2022 में उसका डायग्नोसिस हुआ था कि ऐसा भी दिन आएगा, हमने नहीं सोचा था। तो हम बहुत खुशगुजार है, और हम
अभी हमारे लिए ये जो पूरा ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट के बाद बेबी फॉलोअप पे है, ये जर्नी अभी सिर्फ हमारी बच्ची के बारे में नहीं है। हम देखते हैं कि माँ बाप का रोल भी ये पूरे ट्रीटमेंट में, आप कैसे हो, क्योंकि बच्चा छोटा भी होगा ना। मेरा बच्चा 2.5 साल का था जब डॉक्टर ने उसको बोला कि बच्ची को ये होगा, मेरे हस्बैंड रो पड़े। मैं नहीं, पर मेरे हस्बैंड, मेरी बच्ची उसका पीठ थपथपा रही थी, क्योंकि जब वो रोती है तो उनके पापा उनका पीठ थपथपाते थे। तो बच्ची ने कैसे सेंस कर लिया कि मेरे पापा कुछ कुछ मुश्किल से गुजर रहे हैं। तो बच्चों को समझ आती है, छोटे बच्चों, और छोटे बच्चे स्पेशली आपका चेहरा पढ़ते हैं। उनको पता होता है जब वो, उनको सुई लगनी है, तो आप अगर नर्स के सामने आपके आंखों में या चेहरे पे डर है, चिंता है, वो ऑटोमेटिकली चिंतित हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उसी टाइम बोलोगे सुई लगेगी, 2 मिनट होगा, इसके बाद आप सब अच्छा हो जाएगा, वो कंटिन्यूअसली आप उसको बताते जाओगे, होता है, फिर वो आराम से वो पूरा कोऑपरेट भी करते हैं। पहले 1 महीना तो डिफिकल्ट होता है, पर जैसे हमारे डॉक्टर ने बोला कि छोटे बच्चे और बच्चे स्पेशली बहुत सहनशील है। तो वही बिलीफ, मतलब उन्होंने मुझे वो बोला, और आज भी मुझे वो शब्द उनके याद है कि आप देखिए आपकी, और हमने देखा कि अगर हमारी बच्ची इतना करेज, सहनशीलता दिखा रही है, तो हमें तो जुट के रहना है उसके साथ। हम नहीं डर सकते हैं, हम पीछे नहीं हट सकते हैं, हमें आगे ही बढ़ना है जैसे जैसे। और हमने ये भी तय किया था तभी, हम उतना ही ट्रीटमेंट करेंगे जितनी हमारी बच्ची की बॉडी ले सके। ये नहीं कि मतलब करते जाएं करते जाएं करते जाएं और बॉडी उसकी नहीं ले पा रही है। क्योंकि ये पूरे जर्नी में सबसे डिफिकल्ट चीज होती है एक माँ बाप के लिए, कि वो छोटा इंसान आपको, आपके ऊपर भरोसा रखता है कि आप सही डिसीजन ले रहे हो उसके लिए। वो डिसीजंस जो भी आपको लेने हैं, वो इमोशन अगर रखोगे तो हर डिसीजन सही नहीं होगा। लेकिन इमोशन अपनी जगह और प्रैक्टिकल और रियलिटी अपनी जगह होना भी इम्पोर्टेंट है। एंड मेरे हिसाब से हर माँ, फादर तो है ही आगे, पर हर माँ दुर्गा माँ है, हर माँ। बस किन किन को वो मौका नहीं मिलता, जो भी मान लो। अभी मैं अगर नेगेटिवली सब लूं तो ये तो नहीं चलेगा, तो मैंने कुछ हफ्तों के बाद 2022 में अपने आप को बोलना शुरू किया था कि आगे की सोच पॉजिटिव रख, क्योंकि लड़ाई में तो बच्चा आगे खड़ा है, मैं तो उसके साथ हूँ, उसके बॉडी में जो चल रहा है वो उसको पता है, उसको महसूस हो रही है, मुझे कहाँ महसूस हो रही है, मैं देख रही हूँ। और ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। आपको लगता है आपको महसूस हो रही है, नहीं, क्योंकि फिजिकल बॉडी तो उसकी है, आप सिर्फ देख रहे हो और उसकी वजह से आपको दुख आ रहा है। लेकिन जंग की मैदान में वो आगे है, तो हमें उनके साथ डट के, निडर होके आगे हर दिन बढ़ना है, और उनको वो शक्ति देनी है और वो पॉजिटिविटी देनी है। बस ये आपको बस शेयर करना था आप सबसे। बहुत बहुत आभार करिश्मा। आई थिंक एकदम सीधी बात, और बहुत ही दिल से, बहुत ही प्यार से आप बहुत कुछ छोटा छोटा लेकिन बहुत बड़ा कह गई। एंड it's just amazing in terms of how you've gone through the journey with Diara. And yes, Diara is the force of light, and I'm sure she'll bring a lot of light to the world. सो अभी हम अगले पड़ाव पे जाते हैं, जहाँ पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। आप उसको 2-2 3-3 मिनट में उत्तर दे सकते हैं। जी। है ना? तो आपने एक बात कही कि बहुत सारा स्ट्रेस हमें भी होता है एज अ पेरेंट, राइट? बट जो सही है वो डिसीजन तो लेना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल डिसीजन, राइट डिसीजन, जानते हुए भी कि मेरे बच्चे को इसके थ्रू पास करना पड़ेगा, हमें डिसीजन तो लेना है। तो आपको कभी मन में ऐसा हुआ कि मैं ये डिसीजन ले रही हूँ, या आपको एकदम से ऐसा लग रहा है कि अरे मुझे इतना एकदम से ऐसा गिल्टी फील होता है कभी कभी कि मैं अपने बच्चों को ये सब प्रोसेस के थ्रू जाने दे रही हूँ, ये कहीं मेरी गलती है, मेरी ये है?
तो हम बहुत बार अपने पे ये बोझ ले लेते हैं। जी। आ, हाँ, लेकिन डिसीजन लेना तो है, और बच्चे के हित में लेना है। तो ये बैलेंस आप हमेशा कैसे रख सकते हैं कि आपके ऊपर इतना भार न लेके जो आप कर रहे हैं बच्चे के लिए कर रहे हैं, तो ये आप बैलेंस ढूंढे कहाँ से इस समय में? आई थिंक ये जो मैं समझ पा रही हूँ, आप मुझे पूछ रहे हो कि ये सब डिसीजंस जो लेने हैं इसमें स्ट्रेस तो होता ही है, तो अब यस। हमने अपने आप को बैलेंस में कैसे रखा, ये आपका सवाल है। बिल्कुल। जी। आई थिंक एक था कि जो भी डॉक्टर हमें बोलते थे, मुझे लिखने की आदत है। तो ओके। मैं लिख लिखती थी जो भी वो बोलते हैं। और क्योंकि ये इतने क्रिटिकल जरूरी डिसीजंस है लेना, मतलब आप किसी ने बोल दिया तो आपने ले लिया, ऐसे नहीं होता है। तो हम आई थिंक हर कदम पे जो भी मेरे एक्चुअली क्लिनिक में थोड़े टाइम के बाद कोई लोग तो मेरा मजाक भी उड़ाते थे कि आ गई करिश्मा अपने रजिस्टर के साथ, क्योंकि मेरे सवाल मैं जब घर पे होती थी तो बहुत सारे, और मैंने ये सोचा था कि किसी और को पूछ के या गूगल या ये इंटरनेट पे होके डॉक्टर को ही पूछ लो सीधा। तो हम पहले तो जो भी क्वेश्चन थे हम डॉक्टर को बोलते थे, देखिए हमें ये सवाल है, प्लीज आप अगर अभी बताइए या हम वेट करेंगे, आप सवाल दीजिए, आप जवाब देना, तो वो होता था। दूसरा, बैलेंस में मैं रख हमने अपने आप को रख पाए, क्योंकि आई थिंक हमें परिवार का सपोर्ट भी मिला कि जब हम घर आते थे तो तभी बच्ची को खुश रखने के लिए कोई था घर पे, उसके नाना नानी, जो हम तो स्ट्रेस से गुजर रहे थे पर घर में कोई तो था जो हॉस्पिटल से थोड़ा दूर था, जो बच्चे को बच्चे की तरह ही ट्रीट कर रहे थे। और दूसरी बात थी कि आ, हम ये ट्रीटमेंट में हमें पहले दिन से ही बताया गया था, न्यूरोब्लास्टोमा एक बहुत अग्रेसिव डिजीज है, हम्म। और बच्चे जो 18 महीने के ऊपर है वो ऑलरेडी हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, और जो मेटास्टैटिक है, बेबी का वही था, मेटास्टैटिक था, और वो 2.5 साल की थी, तो वो हाई रिस्क स्टेज 4 में ही थी। उन्होंने हमें पहले दिन से ही बोला था 50-50% चांस है। ठीक है। जब वो, तो फिर भी आप आगे तो आपको बढ़ना ही है, वो आपने ऑलरेडी डिसाइड किया है, लेकिन आप अगर हर डिसीजन सही ले रहे हो तो उसके बारे में फिर हमने दूसरे लोगों से भी जो मेडिकल फ्रेटर्निटी में काम करते थे उनसे भी बात किया, क्योंकि इंफॉर्मेशन होना जरूरी है जब आप एक बड़ा डिसीजन ले रहे हो। इम्यूनोथेरेपी न्यूरोब्लास्टोमा के लिए बहुत नई ट्रीटमेंट है, ये अभी 2 ही साल हुए हैं, बहुत कम बच्चे हैं हमारे देश में जिन्होंने ये ट्रीटमेंट लिया है। और ये ट्रीटमेंट के लिए कोई संस्था आज के दिन में हेल्प नहीं करती है आपको। तो पहले इम्यूनोथेरेपी करना चाहिए, उससे करने से बच्चे को क्या फायदा होगा, 50% से वो कितना ऊपर जाएगा सर्वाइवल, नंबर 1। नंबर 2, कोई इंश्योरेंस कोई संस्था आपकी मदद करने को जरूर तैयार नहीं है, तो आप हम इसके बारे में क्या करना है। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, हम प्लान करें लेकिन हम वो कश्मकश में है कि हमारी बच्ची वो स्टेज तक तो पहुंचे, वो तो भी हमें हमें नहीं पता जब हम शुरू कर रहे हैं ये जर्नी। तो जब इतने सारे सवाल होते हैं ना आपके मन में, तो बेस्ट होता है कि ये सब नोट करके जितना इंफॉर्मेशन आप लोगों से जो मेडिकल फ्रेटर्निटी में है ले पाए। और उसी टाइम में मैंने थोड़े माँ बाप से भी टच में गई, मैंने डॉक्टर पूछा मुझे कोई माँ बाप से बात करना है जिसके बच्चे को न्यूरोब्लास्टोमा है, और वो उनकी जर्नी कैसे रही। राइट। और मेरी बहुत मदद हुई वो माँ बाप, क्योंकि वो उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, उन्होंने मुझे बोला कि देखो ये होएगा, फिर नेक्स्ट ये होएगा,
बच्चा ऐसा रिएक्ट करेगा, पर मेरे मन में थोड़ा प्रेपरेशन भी हो रहा था इसके राइट। बारे में। और इस विषय में एक और चीज, आ, मुझे पता है आप माँ बाप भी बैठे हैं, दोनों मम्मी पापा, मेरे हस्बैंड भी बैठे हैं। मैं बस उनको इंक्लूड करना चाहूंगी नीरज, विकास को, ताकि वो भी अपने बारे में बता पाए जर्नी। श्योर। नमस्ते नीरज जी, और नमस्ते जितने विकास जी। नमस्ते, और जितने भी लोग ज्वाइन किए हैं आप सबका शुक्रिया, और थैंक यू फॉर गिविंग ये प्लेटफॉर्म, ताकि हम अपनी कहानी बोल के लोगों को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जा सके हो सके। आई थिंक जो आपने क्वेश्चन पूछा वो बहुत ही जायज़ है, क्योंकि हर पॉइंट में जब हम हॉस्पिटल में थे हमसे साइन लिए जाते थे कि ये जो ट्रीटमेंट है इस वजह से आपकी बच्ची शायद कभी किसी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट ना कर पाए। तो फॉर एग्जांपल बोन मैरो ट्रांसप्लांट के टाइम पे हमें बोला था कि चांसेस है कि 10% चांसेस है कि बच्ची शायद ना बचे, आपको फिर भी साइन करना है। तो ये काफी टफ डिसीजंस थी, और जैसा करिश्मा ने बोला, बिकॉज हम इन्फॉर्म थे कि यही बेस्ट ऑप्शन है, और हमारी रिसर्च लोगों से डिस्कस करके ओपिनियन लेके हमें पता था कि यही स्टेप लेना है आगे। शॉर्ट टर्म में चाहे इसमें हमें थोड़ा रिस्क है, बट ओवरऑल बच्चे के लिए ये बहुत ही वो स्टेप इम्पोर्टेंट था। तो यस, टफ डिसीजंस थी, लेनी पड़ी, बट यही होप से ली कि ये आगे चल के काफी मदद करेगी बच्चे की। Absolutely beautiful. Yeah. No, and I think this is so important. In fact, उसी लाइन पे आपसे दोनों साथ में हैं, तो ये प्रश्न आप दोनों के लिए है कि हम लोग जब ये प्रोसेस में जाते हैं तो हमको सपोर्ट की तो जरूरत होती है, लेकिन पूरे प्रोसेस के दरमियान कोई एक ऐसा स्टेज होता, अगर आप डिफाइन करते कि यहाँ सबसे ज्यादा जरूरत है आप लोगों को सपोर्ट की, तो वो कौन सा होता? आई थिंक मेरे लिए इस पूरे जर्नी में जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए मेरी वाइफ और मेरी बेटी को 1 महीने के लिए एकदम आइसोलेशन। आइसोलेशन में जाना था, वो मेरे राइट। लिए बहुत बहुत टफ टाइम था। बिकॉज एक तो हम सुन चुके थे कि क्या होता है उस दौरान, बट मैं फिर भी, चाहे मुझे सब पता है, मैं फिर भी कुछ कर नहीं पाता। मैं सिर्फ, मैं हर रोज उन 30 दिन जब तक दियारा अंदर थी, मैं डेली जाता था हॉस्पिटल में। कभी देख पाता था, कभी नहीं देख पाता था, पर मेरे हाथ पे कुछ नहीं था। जो भी कर रही थी वो मेरी वाइफ कर रही थी, तो वो मेरे लिए एक हेल्पलेसनेस का टाइम था, और मेरे हिसाब से एक बहुत डिफिकल्ट टाइम था एज अ फादर, बिकॉज शी वॉज देयर अंदर टेकिंग केयर, शी न्यू एग्जैक्टली क्या हो रहा है, बट एज अ फादर outside, not being able to help other than just provide every support, maintenance, medicines, whatever is needed. Yeah. But that was for me the most difficult time Wow. during this journey. Wow. I'm amazed and I think so इसी बारे में मैं, अभी ऑडियंस भी है तो बताऊंगा कि लाइक जब मेरा ट्रांसप्लांट हुआ 2016 मार्च में, तो उसके बाद हमें यही जरूरत लगी कि यार कोई बात करने के लिए तो हो, जिसके साथ मैं शेयर कर सकूं कि पहले 30 दिन अंदर जो होता है वो क्या होता है। और मैंने एज अ पेशेंट ये अनुभव किया है डे टू डे कि क्या होता है, और मेरी वाइफ ने एज अ केयर गिवर अनुभव किया है। इसीलिए हम लोगों ने एक बहुत यूनिक बीएमटी पेशेंट हैंडबुक बनाई है जो हेल्प होता है। लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों ने एक प्रोसेस चालू किया था जिसे 100 डे ट्रांसप्लांट सपोर्ट प्रोसेस नाम है, जहां पे एक डेडिकेटेड फोन लाइन सवेरे 8 से रात के 8 तक इसीलिए है ताकि कोई भी फोन करके हमें बात कर सके, प्रश्न पूछ सके, ताकि आपको ये ना लगे कि यार मैं कहाँ जाऊं, अगर ये डाउट है तो किससे पूछूं, क्या करूं, कैसे करूं। तो यही यही एक्चुअली यू नो हमारा ये, क्यों हमने ये शुरुआत की और अभी हम लोग कैसे आगे लेके जा रहे हैं। उसी बारे में और एक प्रश्न, किस टाइप का सपोर्ट, मतलब एक एक सपोर्ट है, मेनी काइंड्स ऑफ सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, मेडिसिनल सपोर्ट, इंफॉर्मेशनल सपोर्ट।
तो आपको किस टाइप का सपोर्ट की जरूरत सबसे ज्यादा लगी? आई थिंक एक तो इंफॉर्मेशन जैसा, क्योंकि बहुत ही रेयर डिजीज है, इंफॉर्मेशन काफी लिमिटेड है। और स्पेसिफिकली जो एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं लाइक इम्यूनोथेरेपी, उनके बारे में लिटरेचर इतना कम अवेलेबल है क्या? वर्ल्ड वाइड एज वेल। हम्म। हर हर बच्चे का Reaction. जो डिजीज है वो इतना यूनिक होता है न्यूरोब्लास्टोमा में कि सब बच्चों का एक बात नहीं होता है। ओके। तो इतने कॉम्प्लेक्स इश्यूज कभी कभी होते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन की एक्सेस, हम्म। एंड जो मेरी वाइफ ने एक ग्रुप स्टार्ट किया है, ये आई थिंक यही था कि हम स्ट्रगल कर रहे थे और हमको एक इंटरनेशनल ग्रुप जो न्यूरोब्लास्टोमा है उससे काफी मदद मिली, क्योंकि जो राइट। क्वेश्चन रात को 8 बजे अगर कोई इशू है, हम उस ग्रुप में डालते थे और कोई ना कोई रिस्पॉन्ड करता था, और हमें या तो गाइड किया जाता था या राहत मिलती थी। ओ ठीक है। बहुत बढ़िया। तो ये एक बहुत अहम चीज है इंफॉर्मेशन। और बी ऑल्सो जब ये ट्रीटमेंट चल रहा है, हम्म। उस टाइम पे कोई अगर हमें आके क्योंकि हम डे टू डे इन्वॉल्व हैं ट्रीटमेंट में, सारा टाइम अपनी डॉटर के साथ है, कि थोड़ा फ्री टाइम तो राइट। अगर कोई आ सके, हमारी बच्ची के साथ टाइम स्पेंड कर सके, उसको उसका उसकी देखभाल रख सके, ताकि हमें थोड़ा मेंटल स्पेस मिल थोड़ा सके। बाथरूम तो जाने को मिले मैं पीसफुली, नो, वो भी एब्सोल्युटली। या। बाथरूम भी जाने में मतलब 10 बार सोचते हो कि अभी नहीं जाती हूँ, अभी ये लगे, अभी ये होगा, अभी ये होगा। बाद में नहाने जाती हूँ या जो भी है, या नीचे मतलब चाय पीने जाती हूँ, या मतलब इतने बार मैंने, और मुझे याद है मैंने क्लियरली बेबी का 5वां या 6ठा साइकिल चल रहा था, और मैंने एक्चुअली जब मेरे दोस्त ने या किसी ने रिश्तेदार पूछा हम क्या मदद करें, मैं बोला आके बस बच्ची के साथ 1-2 घंटा खेल लो उसके बेड पे, क्योंकि जब उसका कीमो चल रहा है, क्योंकि वो हमें देखकर परेशान हो जाती है, क्योंकि पूरा दिन हमें ही देख रही है और हम यहाँ से वहां भाग रहे हैं। और बीच में ओपीडी डॉक्टर से भी मिलना है, क्योंकि आगे की ट्रीटमेंट भी प्लान हो रही है, तो करेक्ट। हॉस्पिटल में इतने काम होते हैं। तो हमें वो बहुत कमी महसूस हुई, और क्या होता था बच्ची के लिए जब वो, और देखो हमारे जो बच्चे ना, हम सारे बच्चे जिस घर से भी आते हैं, उनको खिलौने से मतलब नहीं है, उसको खेलने वाला चाहिए। जब वो हॉस्पिटल में बैठा है, कितना राइट। टीवी देखेगा, कितना मोबाइल दोगे उसको, पर वो 1 घंटा या आधा घंटा पौना कोई आके उससे खेल लेना, उसके साथ सिर्फ ऐसा नहीं कि ड्राइंग बुक दे दिया अच्छा आप कलर कर लो हो गया, नहीं, उसके साथ बैठ के करे। मेरे को याद है मेरी बच्ची इतना ये हो जाती थी, वो नर्स आंटी को बोलती थी, नर्सेस को बोलती थी दीदी आप आके खेल लो ना थोड़ा टाइम, तो वो मतलब ड्यूटी के बीच में 5-10 मिनट 5-10 मिनट करके आके उसके, और वो उसके लिए दिन का हाईलाइट होता था। और हम्म। मैंने ये देखा है कि आप बच्चों को कितनी भी चीज दे दो, नॉर्मल बच्चे को भी उनको खेलने वाला चाहिए खेलने उस वाला टाइम, चाहिए। और कोई अलग माँ बाप श्योर। और जो श्योर। प्यार है उससे अलग, क्योंकि उससे राइट। उसको बहुत फर्क पड़ता है। और हमें भी थोड़ा टाइम मिलता है, या। बस चाय पीने के लिए, वो पंद्रह नो, आई बीस थिंक आई मिनट थिंक आधा घंटा। एब्सोल्युटली नेसेसरी। आई थिंक दिस इज वेल सेड। और ये बहुत बड़ा गैप है हमारे वहाँ, जहाँ केयर गिवर नीड्स को बहुत अभी तक समझा नहीं पाए हैं। हम उसके बारे में ज्यादा बात भी नहीं करते ऑनेस्टली। आई थिंक करिश्मा जी, लास्ट 1 साल ही हुआ है जब हम सब अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इसके बारे में बात करना शुरू किया है थोड़ा जोर शोर से, कि जी हमें इस पे काम करने की जरूरत है। जैसे जैसे द ऑल द पेशेंट सेंट्रिक प्रोसेस, वैसे केयर गिवर सेंट्रिक भी थोड़ा अप्रोच होना चाहिए। और इसके बारे में क्या सोचे, कैसा करें, कैसे सर्कल्स क्रिएट करें। और हमें डिस्कशन और फोरम्स काफी करने चाहिए। मुझे लगता है कि आई थिंक नाउ इज द टाइम टू टेक द वॉइस of all the parents from all these different states that we have people joining in from Vizag, we have people in Hyderabad, Delhi। ये सबके वॉइसेस कोलेट करके हम क्या कर सकें, ये आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछना चाहता हूँ, और ये प्रश्न काफी बार उठता है। आप बच्चे से बात क्या करते हो? उसको मालूम है मेरे साथ सुई लगी है, कुछ चढ़ रहा है, कुछ हो रहा है, डॉक्टर नर्सेस बार बार भाग रहे हैं,
तो बात कैसे होती है बच्चों से? आप क्या बोलते क्या हो, मतलब, और आपको क्या कहना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? मैं आपको बताती हूँ हमारे साथ क्या हुआ। ये बच्ची जो नर्सरी क्लास में शुरू कर रही थी, उसको बोलना कि अभी आप नर्सरी क्लास नहीं जाओगे हर दिन, अभी आपको हॉस्पिटल जाना है हर दिन। आपने जैसे बोला, वो चीज से हमने बहुत स्ट्रगल किया कि हम उसको कैसे, क्योंकि हमें अ, हम दोनों मानते हैं कि वो है बच्ची, पर वो एक इंसान, अपने आप में एक इंसान है। तो उसके मन में भी कुछ चल रहा होगा, उसको भी उसके नजरिए से समझाना जरूरी है। हालांकि वो थी 2.5 साल की। और बिफ- मैं ये भूलने से पहले ये कहना चाहती हूँ कि हमने ये भी देखा है कि आज हमारी बच्ची जब दूसरे 5 साल के बच्चों में बैठती है, हमारी बच्ची बहुत बहुत मिच्योर है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ, क्योंकि लोग मुझे आसपास बोलते हैं कि वो दियारा को देखते हैं, उसकी टीचर अभी जब वो स्कूल में बोलते हैं वो बहुत पेशेंट है, बहुत टॉलरेंट है, बहुत समझ है उसमें। और मैं, जब भी मुझे गुस्सा आता है ना भगवान पे, तो मैं बोलती हूँ, भगवान अगर आपने मेरी बच्ची को चुना ना इस चीज के लिए, तो शायद आपने बचपन में ही चुना ताकि वो आगे चल के स्ट्रांग रहे। तो मैं वो पॉजिटिवली अपने आप को समझाती हूँ। लेकिन आपकी बात जो आई कि बच्चे को कैसे समझा, हमने इससे बहुत स्ट्रगल किया। मुझे याद है, जैसे मेरे हस्बैंड ने बोला, हमने फेसबुक ग्रुप पे क्वेश्चन डाला कि हमारी बच्ची को बहुत मूड स्विंग है। देखो, हॉस्पिटल में आपको बताया जाता है कि ये ट्रीटमेंट स्टेप 1, इतना दिन टाइम दवाई ये वो सब बताया जाता है, इधर आप रहोगे, इधर आपको पैसे लगेंगे, ये सब होता है। पर कोई ये नहीं समझाता कि आपका हर दिन कैसे लगेगा, हम्म। हम्म। आपके लिए और आपके बच्चे के लिए हर दिन कैसे होगा। तो उस विषय में मुझे याद है, हमने ग्रुप पे वो डाला कि मेरी 2.5 साल की बच्ची है, मैं उसको कैसे बताऊं कि अभी उसको हर दिन हॉस्पिटल क्यों आना है। तो माँ बाप ने उस रात बाय बाय रात तक मुझे ऐसे 3-4 ऐसे बुक्स जो फ्री अवेलेबल थे, इंडिया में तो नहीं थे ये बुक्स, इंग्लिश में थे, उसकी फ्री कॉपी हमें दिए। हमने उसका प्रिंट किया, फिर हमने छोटा सा बुक बनाया जिसमें पिक्चर थे, क्योंकि वो थी 2.5 साल। और हम्म। उसको पिक्चर्स के थ्रू दिखाया गया, जैसे हम परियों की कहानी या पंचतंत्र में कहानी सुनाते हैं या रामायण में सुनाते हैं। अभी आपको बच्चे को बताना है कि आपको हॉस्पिटल क्यों जाना, क्यों हर दिन जाना जरूरी है, और क्या होगा आपके साथ, और जब होगा तो आपको कैसे रहना है उस टाइम। और हम भी लॉस्ट थे, हमें नहीं पता था कैसे करना है ये सब। तो वो जो बुक्स आई, आई थिंक हमने वो बुक्स हमारे बच्चे के लिए मंगवाया, लेकिन एक्चुअली वो बुक्स ने हमारी मदद की, हमारे डायग्नोसिस को एक्सेप्ट करने की, हम्म। और हम्म। हमारा हर दिन कैसे लगेगा। तो बहुत। मुझे याद है, एक बुक, हमारी एक फोटो भी है टाटा में, हम बैठे हैं और मैं उसको वो बुक पढ़ रही हूँ, और उसका तीसरा या चौथा कीमो का साइकिल है। और वो जब नर्स दीदी आई और उन्होंने उसको वो सुई में कीमो चढ़ाया, तो उसने बैग का कलर देखा, ये वो, और वो खुद बोलती थी, मम्मा दवाई चढ़ेगी फिर मैं ठीक हो जाऊंगी, क्योंकि वो बुक में वैसा वो कैरेक्टर बोलता था, मैं ठीक हो जाऊंगी। और हम घर भी जाते थे तो हम वो बुक्स हम पढ़ते थे। और पर मैंने एक काम किया, वो थी छोटी लेकिन हम उसको बोलते थे आज ये होगा हॉस्पिटल में। और 1 महीने में, देखो टाटा में ना 5 बिल्डिंग्स है, अगर आप टाटा मुंबई परेल में आए हो, उसको 1 महीने में समझ गया था। अगर वो मेन बिल्डिंग से मम्मी पापा जा रही है तो उसको पता है कि उसको ब्लड का सैंपल देना है। उसने अपने दिमाग में एक मैप बना लिया था खुद, अगर हम यहाँ से वहां जा रहे हैं मतलब हम कीमो लेने जा रहे हैं। और एक चीज मैं भूलूंगी नहीं, उसका 5वां या 6वां साइकिल चल रहा था, हो गया था इसका कीमो, वो वार्ड में चल रही थी, बड़े भी थे छोटे भी थे, सब मिक्स्ड ही होते हैं वहां डे केयर में। उन्होंने एक आंटी जी को देखा, उन्होंने बैग देखा कि लाल कलर का है, तो उन्होंने आंटी को बोला आज सिर्फ ब्लड मतलब खून
प्लेटलेट नहीं चढ़ रहा है आज आपको? क्योंकि उसने वो जो हम बी फॉर बॉल, पी फॉर पैरेट सिखाते हैं, बेबी बी फॉर ब्लड और पी फॉर प्लेटलेट्स बोल रही थी। और हमने हमने ये एक चैलेंज है, जो भी बोलो, हमने वो एक्सेप्ट तब तक कर लिया था कि ये हमारी लाइफ की सच्चाई है। No, but that is हम amazing. Amazing, Karishma. I think एंड वो माँ बाप अगर आप बोल रही इंडियन थी। ऑडियंस के लिए कभी भी वो बुक बनाते हैं या ऐसा बुक्स के बारे में सोचते हैं, be assured that BMT Support Foundation is through and through with you in this process. थैंक यू। क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेशन की बहुत जरूरत है। हमें जो राइट इंफॉर्मेशन दे, राइट स्पेस से ऑपरेट करे, फ्रॉम अ स्पेस ऑफ इमोशन, कंपैशन, हार्ट स्पेस। एंड आई थिंक दिस इज अमेजिंग। और हमारे पास ऑलरेडी अभी वक्त हो चुका है, तो मैं ऑडियंस को कहूंगा, जो भी है प्लीज आप अपना वीडियो शुरू कर सकते हैं वापस। और अगर किसी को कोई प्रश्न है तो आप प्लीज करिश्मा जी से पूछिए, और वो आपका उत्तर देंगी। तो अभी आप सब अपना वीडियोस चालू करेंगे प्लीज। मम्मी पापा आप सब पूछिए, दियारा के भी पापा बैठे हैं, हम या सब आपके वैजाग, साथ हैं। मनोज कुमार, रितिका, पिंटू, SGICC, या मैं वीडियो बैकएंड से चालू कर दूं आप लोगों का? यस प्लीज, आप सब चालू कर सकते हैं अपना वीडियो। हाँ जी। कोई भी सवाल, छोटा बड़ा कुछ नहीं है, कुछ भी आपको। हाँ, कोई सही नहीं, कोई गलत नहीं। आप सब अपना वीडियो शुरू कर सकते हैं प्लीज। हमें दिखाई नहीं दे रहा है, हमें सिर्फ पिंटू जी दिखाई दे रहे हैं अभी, और कोई? आप सब अपना वीडियो शुरू करेंगे? यस। और कोई सवाल है तो सिर्फ ऑडियो को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं, अगर कोई सवाल है तो। D1 to D4 सेंटर, आप अपना वीडियो शुरू कर सकते हैं। आई थिंक जब तक लोग क्वेश्चन पूछे, आपका लास्ट हाँ। क्वेश्चन का मैं थोड़ी और ऐड करना चाहता हूँ। करिश्मा ने बोला हम दियारा को हम्म। अगले दिन के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देते थे। फॉर राइट। एग्जाम्पल, उसका जो पेट स्कैन होता था, हम्म। उसमें उसको ऑलरेडी बोलते थे कि एक टनल में आपको जाना है, आप टनल सेडेशन होगी, थोड़ा अंधेरा होगा, पर अब एक बार भी उसके पूरे इलाज में उसको एक बार भी सिडेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या मैं बात है। टनल में रह के उसको स्टोरी सुनाता था। ये मैं उसको पहले ही बताता था कि मैं आपको ये स्टोरी सुनाऊंगा। हम्म। वो 5 से 8 मिनट का उसका टनल में होती थी, अंधेरे में होती थी, वो मुझसे स्टोरी सुनती थी। हिलती भी नहीं। हिलती भी नहीं थी, हम्म। और ये बिना सिडेशन के नर्स भी अमेज थी कि ये कैसे बच्ची वहां पे बैठी है। और ये सिर्फ इसीलिए हुआ कि उसको पहले से ही पता था, कुछ राइट। सरप्राइजेस नहीं थे कि ये होने वाला है। और हमारा एक गेम प्लान हो गया था कि हम टनल में जाएंगे और मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा, और वो स्टोरी बड़े इंटरेस्ट लेके सुनती थी बिना हिले। इसी तरह बहुत उसके बढ़िया। सवाल होते थे कि क्या सब बच्चे टाटा जाते हैं? आप भी जब छोटे आप थे, भी जब छोटे आप थे टाटा जाते थे, तो वो आप भी बीमार थे। जब बीच में खेलने जाती थी तो दूसरे बच्चों से पूछती थी कि तुम्हारा पोर्ट किधर है। तुम्हारा PICC लाइन किधर है? तो हम्म। ये सब एक उसके प्रोसेस लिए है। तो नॉर्मल हो गया ना, ये तो उसका नॉर्मल है। No, absolutely, absolutely. हम्म। And actually, we have seen this, that they are far more observant. I remember one incident जहाँ पे एक अक्सा करके एक बहुत बहुत छोटी बच्ची थी, 3 साल की। तो उसकी माँ लाइक हर बार वो दवाई लेके जाती थी। और एक बार वो दवाई लेकर आई तो ये दवाई का एकदम ऐसा हाथ घुमा रही थी, और एक कुछ पीली गोली आई। बोला, माँ गोली तो लाल होनी चाहिए, कुछ तो गलत है इसमें। एंड देन द मदर रियलाइज दैट उसने 25 की जगह 50 mg ले ली थी। तो इतने शार्प होते हैं बच्चे ऑलरेडी, एंड आई थिंक दे ऑलरेडी हैव अ सेंस ऑफ कि क्या हो रहा है हमारे साथ। मैं एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि एंड आई थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट गिवन द फैक्ट दैट India needs this process in terms of patient advocacy. As a parent, आप अपना ट्रीटमेंट में रोल्स कहाँ कहाँ मर्ज होते देखते हैं, वेर
actually parents of such people should become a part of the entire process of treatment at some stage. क्योंकि अभी पूरा एकदम ऐसा मेडिकल ओरिएंटेड है, या इट्स जस्ट skewed like towards clinical practice. So with parent as a stakeholder in the entire process, where do you see they can play a role in the entire process? So ये मैं थोड़ा फीडबैक सुनना चाहता हूँ आप लोगों से. आई थिंक एक तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, और आई थिंक एक एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि यू व्हेन यू आर सिटिंग, आप जब डॉक्टर के पास बैठे हैं, आपको पूरा राइट है सवाल करने का जब तक आपके पास वो आंसर नहीं आता है। तो ये नहीं है कि डॉक्टर सही है या डॉक्टर गलत है या डॉक्टर जो चीज बोल रहे हैं। काफी बार हमने चीजें क्वेश्चन की हैं और डॉक्टर ने रियलाइज किया कि यस यू आर राइट, आई थिंक ये भी कर सकते हैं। क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज डॉक्टर्स के पास हजारों पेशेंट्स आते हैं, हजारों पेरेंट्स आते हैं, पर आपके लिए तो वो करेक्ट, चाइल्ड यूनिक है। और करेक्ट. आपको सही राइट है कि आप हर सवाल कर सकें डॉक्टर से, और सीख करें जब तक आपको लगे कि आप सेटिस्फाइड नहीं हैं आंसर से। गिव अप ना करें या लिमिटेड इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई ना हो जब तक आपको लगे कि ये मैं नहीं हूं, क्योंकि वो आपका राइट है। वो अस्पतालों में लिखा होता है कि यू हैव ऑल द राइट टू आस्क ऑल द क्वेश्चंस। या या आई थिंक हमें करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि, और हमारे साथ हुआ है कि डॉक्टर ने बोला है कि ये करना चाहिए, और हमने कि ये नहीं, ये कर सकते हैं क्या? डॉक्टर ने बोला हाँ ये भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी तरफ से भी आपकी इन्वॉल्वमेंट रहेगी। तो एज अ पेरेंट और एज अ चाइल्ड ये काफी सपोर्टिव होगा पूरी प्रोसेस के लिए। Absolutely. In fact, one of the things that we realize is that the patients don't know what to ask the doctors. तो IIT हैदराबाद के एक प्रोफेसर हैं जो बहुत काम करते हैं इस पे, and she is on the board of our advisory also. So her name is Dr. Mahati Chittam, and she has worked extensively as a psycho-oncologist. तो उन्होंने यही कहा कि हमें एक प्रोजेक्ट करना चाहिए जहाँ पे हम QPL प्रिपेयर करें, all the questionnaires at every stage for the patient to ask of the doctor, so that at least जो आप सोच नहीं रहे हैं वो भी कवर हो जाएगा, कुछ मिस नहीं होगा. So I think these are some things that we are working on, and we would love to include the both of you in this process, as far as this entire pediatric this thing. And also just note, Karishma, for your information, is on our portal, the Swasti Astu, we have an option for discussion forums. We can have the question answer followed by an interactive this thing in the process. So if at any stage you feel that you want to create a separate group for pediatric neuroblastoma, feel free. The access will be given to you from the backend, and you can just have discussions, videos, everything kind of online at one single repository. Yeah. Yeah. And I think this is something that you can definitely. Yeah. So Sheetal has a question. Go ahead, Sheetal. थैंक यू सो मच। खूब आभार आपका ये शेयर करने के लिए। और जब हम इस जर्नी में होते हैं तो सोशली, इंडिया में मैंने ये देखा है कि सोशली हम ऐसा मानते हैं कि किसी को बताना मत कि ये हुआ है। तो इससे क्या होता है कि हम किसी को बताते नहीं हैं, तो अपने आप में ही हम उसका उलझे रहते हैं कि किसी से बात नहीं कर सकते हैं। मतलब अपने माँ बाप को छोड़ के हम कहाँ जाएंगे? तो एक कम्युनिटी नहीं होती हमारे आसपास, क्योंकि हमारा ये मानना होता है कि ये चीजें बतानी नहीं चाहिए, हम अपने आप में करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हुआ है कि ये पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम बताते हैं तो लोग हमारे लिए प्रार्थना ही करेंगे। तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ, और उसमें कम्युनिटी का रोल, मतलब आपने लोगों को बताया, आपको कम्युनिटी मिली, या आपने नहीं बताया और आप अकेले जूझ रहे थे? नो सो जब आपने बिल्कुल सही बोला कि ये जब डायग्नोज हुआ तो हमारा दोनों का ये बिलीफ है कि आप अगर पॉजिटिव सोच के आगे बढ़ोगे
और दुनिया में हर तरह के लोग हैं, बट हमारा ये एक्सपीरियंस रहा है कि हमने, जैसे आपके सवाल का जवाब देते हुए, अपनी ये जब फाइनल डायग्नोसिस हुआ तब तक हमने किसी को नहीं बताया था, पर जब फाइनल पता हुआ कि ये है, हमने अपने सारे एवेन्यूज खोल दिए, जितनी भी, क्योंकि इंफॉर्मेशन इज पावर। जितनी भी इंफॉर्मेशन, चाहे वो किसी भी चीज में हो, चाहे वो दवाई का खर्च लेने के लिए, क्योंकि काफी एक्सपेंसिव मेडिसिन थी, और हर रिसोर्स की कौन सा डॉक्टर सही है, ये बोल रहे हैं ये सही है कि नहीं सही, हमने हर ऑप्शन ओपन रखे। या तो हमें प्रेयर्स के थ्रू सपोर्ट मिला, जैसे आपने बोला, या हमें इंफॉर्मेशन मिली, या लोगों ने आगे बढ़कर बोला कि आज हम आए आपसे हॉस्पिटल में मिलने, आपसे काफी दिन मिले नहीं है, आप ब्रेक ले लो। तो जब हमने बोला तो एक पॉजिटिव रिस्पांस मांगो। मिला। और हमें आई थिंक ये लगा कि एक, मेरी वाइफ ने एक इंस्टाग्राम पेज भी स्टार्ट किया, उसका नाम था चीयर फॉर दीवारा, इसी पर्पस के लिए कि कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं से भी लोग हमारी जर्नी को देखें, और जो भी जिस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता है वो लगे। बिकॉज इस डिजीज को फाइट करने के लिए, किसी भी फैमिली के लिए, कोई भी डिजीज फाइट करने के लिए, एक पूरे परिवार और पूरी फ्रेंड्स फैमिली सबको आगे आके ही उस चीज से आगे जूझा जा सकता है। ये छुपाने वाली बात नहीं है, बिकॉज आप मेंटली स्ट्रेस हो जाओगे, इतना प्रेशर लेकर एक वैसे ही आप जूझ रहे हो। तो एक ओपननेस से यूनिवर्स में अपील कीजिए कि ये हो रहा है मेरे साथ, और सबसे शेयर कीजिए जहां से आपको लगता है कि कभी हेल्प नहीं आएगी, और आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। मैं यकीन से हम दोनों बोल सकते हैं कि आपको वहां से हेल्प आएगी। तो एक नेट नेट पॉजिटिव एक्सपीरियंस है। और ये नहीं कि हम हेल्प मांग रहे हैं, जिन्होंने हेल्प किया है उनको भी काफी अच्छा महसूस हुआ है। सो इट्स अ नेट नेट विन विन फॉर एवरीबडी इन्वॉल्व, एंड आई थिंक हमको आगे आना चाहिए, लोगों से मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि आप जब तक मदद नहीं मांगोगे, आपको उनको शा- भी नहीं पता आपको कैसे मदद करे, वो भी कश्मकश में हो जाते हैं कि हम, मतलब एक तो पहले मुझे याद है, मैंने जब किसी, वो साइलेंट हो जाते हैं, मतलब बोले तो क्या बोले, क्या सही है क्या गलत, उनको भी खुद समझ में नहीं आता। लेकिन जब मैंने उसको बोला, देख तू आके पौना एक घंटा बच्ची के साथ आके खेल ले, हाँ मैं आती हूँ, तो और फिर उसको भी अच्छा लगा, और उसने बोला मैं ये दिन हफ्ते में फ्री हूँ, तू बस मुझे फोन कर दे सुबह को, मैं आ जाऊंगी। या हमें जब ब्लड और प्लेटलेट्स भी चाहिए था, मतलब हस्बैंड के ऑफिस में जो कलीग्स को पता चला, उन्होंने बोला कि सर, हमने बोला बेबी का ये ब्लड ग्रुप है, उन्होंने अपना खुद का एक ग्रुप बना दिया था, तो कि जब भी उसको चाहिए था वो आके, मतलब लोग आगे आ जाते हैं। लेकिन अगर हम ये छुपाएंगे तो क्या होता है, ये फिर हम टैबू बना देते हैं जो ऑलरेडी है। लेकिन ये अभी जो हम जी रहे विद सोशल मीडिया एंड ऑल दिस, ये टैबू हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसे हटाए। इसी मकसद से मैंने वो चीयर फॉर दियारा पेज शुरू किया। तो लोगों ने देखा है कि वो कैसे ट्रीटमेंट में है आज भी। जब वो स्कूल जाती है और उसका बर्थडे में वो क्या, तो लोगों को कभी बिलीव नहीं होता, और ऐसे लगता है कि अच्छा, इसको देख के मतलब होप, क्योंकि तभी उनको मतलब ये क्या हो गया, तो उनको भी होप मिलती है कि अच्छा, मतलब छोटे बच्चे रिस्पॉन्ड कर। मैंने देखो, हर केस डिफरेंट है, हमें नहीं पता, कोई दिन की तो गारंटी है नहीं। लेकिन हाँ, हमने ये डाला लोगों के सामने, और जैसे सर ने बोला कि मदद आई, मतलब मेरे किंडरगार्टन के दोस्त जो मैं 30 साल से इन टच नहीं हूँ, वो आगे आ गए। एक को पता चला, उसने दूसरे को फोन किया, उन्होंने अपना ग्रुप बनाया, बोला करिश्मा, हम इतने पैसे जमा कर रहे हैं दियारा के लिए। मैंने मांगा नहीं था हेल्प, तभी मैंने पैसे नहीं मांगे थे, वो खुद आगे आ गए, क्योंकि उनको समझ में आया कि ये टाइम उसको क्या, मतलब हम तो है नहीं बॉम्बे में, पर ये उसको जरूरत होगी। या करिश्मा, हम इतने पैसे तेको भेजे, तू अगर अपने लिए चाय या कॉफी लेना चाहती है तो तू वो भी, क्योंकि हम वो भी सोचते हैं, करेक्ट करेक्ट हम वो भी करेक्ट। सोचते हैं कि हम ये खर्चा करें क्या जब इतने खर्चे हो रहे हैं। राइट, सही छोटी है। छोटी चीजें। यस, थैंक यू सो मच। और केपी जी ने अपना हाथ खड़ा, केपी केस वांट्स टू शेयर क्वेश्चन समथिंग। तो केपी जी, आप अनम्यूट करें और वीडियो ऑन करके पूछ सकते हैं आपका सवाल। वीडियो ऑन नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों।
हो गया ओ हो गया, ओके। यस ओके, मेरा बेटा 14 साल का है। उसका हुआ था 2020 में। हमारा बीएमटी हुआ 2021 में। सब इमोशनल हेल्थ के बारे में बोलते हैं, लेकिन मेरा इमेजिनेशन बहुत चालू हो रहता है हमेशा। तो इतनी सख्त दवा दो जिससे बॉडी काम करना ही स्टॉप करें, जस्ट वो बात मेरे सर में घुसा ही नहीं, इतना डर था। लेकिन हम 8 साइकिल कीमो किए थे, मेरा बेटा का भी न्यूरोब्लास्टोमा था। 8 साइकिल में, एक साइकिल में उसका पूरा काउंट 0 हो गया। एंड हर साइड इफेक्ट के लिए कुछ ना कुछ दवाई है। एंड एटलीस्ट हेमेटोलॉजिस्ट मानते हैं न्यूरोब्लास्टोमा के लिए ओनली बीएमटी इज क्यूरेटिव, एवरीथिंग इज जस्ट कंट्रोलिंग। तो इसलिए करना जरूरी है। So that's something everyone has to accept. I mean, it's really hard to see a child go through that, but you have to accept it is essential. However hard it is, you will get through it. Yeah, absolutely. In fact, you know, Yeah. the whole BMT patient handbook will be very helpful, Yeah. which is available for a free download on our website. You know, the Right. whole reason why we made it is because people don't know where to begin. Yeah. And I think that's where they think कि हम सोचना शुरू कहाँ से करें. So I think, you know, that is one of the reasons why we thought this handbook is very necessary. So, you know, we have collated patient experience for over 4 years, like before we rolled out the patient handbook. So, yeah, so thank you so much for sharing. And so where are you from? Which city are you from? I'm from Chennai, but my BMT was in Bangalore. We were Okay. diagnosed in 2020, so it's now been 4 years. Wow, amazing. And he's My doing all son right? is 14 and he's in 10th standard. Yeah, now we have stopped scanning, right? So Yeah, more yeah. scan And please now, but don't, everything is normal. no, but just knowing Chennai, na, don't give him the board exam pressure, sir, please. No, he wants to do That's mathematics. the only thing I'm worried about in, you know, being around in Chennai, because I'm a Chennai boy. I Oh, have okay. grown up in Chennai, so yeah, I can completely understand how the 10th and 12th can kind of do to you, Yeah. you know, in those big cities. But just He, amazing, and thank you he is for very coming clear. on. He wants to study mathematics and philosophy. दोनों के लिए कोई Fantastic. entrance exam नहीं है. No, very good, very good. Yeah, Yeah. this is amazing, and thank you so much for, you know, I don't know, Karishma, how to thank you enough for this wonderful And call I'm going to for us. suggest one more thing. Please, One ma'am. thing which helped our mood so much is having music in the BMT room. We Sure. had a violin. He plays violin, so we had violin. I Okay. had a keyboard I gave to another child. Oh, you know, थोड़ा entire ward का mood improve हुआ था क्योंकि बच्चे Sure. कुछ बजाते थे. You know, they're playing themselves when they were feeling good. So that improves the entire ward's mood. That's a great Including idea. the nurses Yeah, are including happy. the nurses. Correct, Yeah. correct, correct. No, that's amazing. That's amazing. Yeah. Wow. So thank you so much. Yeah, so Karishma, I don't know how to thank you enough for this wonderful call. And it's been an absolute pleasure, Vikas and Karishma, for, you know, having this wonderful interaction. I think very thoughtful, clear, articulate, you know, and I think we need to have more such conversations from both a patient advocacy perspective and engagement of patient in the entire treatment cycle. Because somewhere we see this gap where, you know, it's all very one-sided. And also the mental health perspective is not kind of enough focused on. And I think we really need to do a lot of work around that space. But yeah, so thank you so much for the neuroblastoma page. If you could send that link to us on the Facebook page, we will share it with all the people on the community. And I will also send you the link for the community for people to kind of, you know, join and be a part. So this is an entire community for all blood cancers, marrows, and transplant. And so this is essentially a forum where we need to discuss things and do surveys, you know, prepare QPLs, so that we can arm all the next generation parents and patients going through this process. So I think that's the whole aim of, you know, we want to do this. And yeah, and God bless Diara for the light that she's been for all of us. And wishing her all the very best for her future and her life. And thank you, you know, both of you so much once again for this wonderful call.
Thank you so Thank you for much. giving us. Thank you for having us. Thank you. Hello Yes. everyone. I am so sorry to interrupt you guys in between. My name is Deepika. I am Anika Chaudhary's mother, and we are just on the way. We are reaching SRCC for her BMT, which Okay. shall start from Wednesday morning. Mhm. So I was really very upset, and I was very disheartened also at some point that how will I be able to cope with this. But I thank you so much, guys. I mean, this I though I joined just 10 minutes back, but listening to what you guys have been saying, I've got enough courage to face it now. Yeah. Right. And We are just with don't, you, Deepika. don't be We are with alone. We are you. with you in the entire process. So feel free to reach out to us by any means. We are there for a conversation. We are there for a quick hug. We are there for a nice coffee. We'll be there with you in the process. Thank you so Yeah. much, sir. Thank you. I All have the been best. in conversation with Karishma already. She's Fantastic. been so helpful, so helpful. I really want to thank her, like a big hug to her, because she has been enlightened me through the entire journey so far. A lot of things she guided me, and this is the reason that my baby is doing so well. And I'm very sure, I'm very positive that she'll get through the BMT also with very high colors. I'm very sure of that. Yeah, and She's we all not pray for absolutely quick recovery. And because if you could do us a favor by just quickly hugging Karishma for all of us, please. I think that would be absolutely wonderful. Yeah.